हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। हम लोग जेनेटिक्स का जो पोर्शन है वो पढ़ रहे हैं और जेनेटिक्स में आज हम जो टॉपिक लेंगे उसका नाम है मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आप सब जानते हैं कि मेंडल, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उसने जेनेटिक्स के 4 लॉज जो हैं वो हमें दिए हैं। और बेसिकली जेनेटिक्स के वो जो 4 लॉज मेंडल ने दिए हैं उन्हीं पे जेनेटिक्स जो है वो बेस्ड है। जो अर्ली स्टडी यानी शुरुआत में जेनेटिक्स की जो स्टडी की गई थी वो मेंडल के इन्हीं 4 लॉज के ऊपर बेस्ड थी। आज भी मेंडल के लॉज जो हैं वो जेनेटिक्स में यूज होते हैं। अब मेंडल के जो 4 लॉज हैं ये कौन कौन से हैं वो आपने एक एक करके जो है वो समझने हैं और याद रखने हैं। तो जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है वो समझ लिया है, उन्होंने असल में उन लॉज को उन क्रॉसेस में अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको मेंडल के पहले लॉ के बारे में बताते हैं। इसका नाम है लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। दिस इज लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। अभी लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर क्या कहता है? जो क्रॉसेस बनाने के दौरान हमने क्या किया, जब हम एक कैरेक्टर की बात करते थे तो उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम इंडिविजुअल में 2 जीन्स लेते थे। यही लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा था कि एक टॉल प्लांट है और हमने उसके जीनोटाइप में जीन्स क्या लिए? कैपिटल टी। या फिर जब हमने हाइब्रिड टॉल की बात की तो हमने उसमें 2 जीन्स लिए, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यही लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, अ सिंगल कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन। एक कैरेक्टर को एक इंडिविजुअल में एक जीन नहीं बल्कि जीन्स का एक पेयर यानी 2 जीन्स जो हैं वो मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। सो लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर की स्टेटमेंट आप सब अपनी कॉपी पे लिखें। दिस लॉ states that a single character in an individual is controlled by a pair of genes called alleles of each other। मतलब वो जो 2 जीन्स होंगे जो सेम कैरेक्टर को इंडिविजुअल में कंट्रोल करेंगे उन्हें एक दूसरे का एलील्स कहेंगे। ये हम जानते हैं पहले से। सो दिस इज लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। इसलिए जब हमने आपसे कहा कि एक पेरेंट में एक कैरेक्टर कंसिडर करो तो 2 जीन लिए, जब कहा 2 कैरेक्टर कंसिडर करो तो 4 जीन लिए, ऐसे अगर 3 कैरेक्टर कंसिडर करने होंगे तो 6 जीन लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर को 2 जीन मिलके कंट्रोल करते हैं और उन दोनों जीन्स को जो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उन्हें एक दूसरे का एलील कहा जाता है। इसलिए टॉल प्लांट कैपिटल टी होगा, डॉर्फ प्लांट स्मॉल टी होगा, और हाइब्रिड टॉल जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। सो आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली होगी। सेम ऐसे ही हमारा जो दूसरा मेंडल का लॉ है वो है
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये हमने कहां अप्लाई किया? इन मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉसेस में। तो देखो, आपने जब पेरेंट लिया था, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस आप बना चुके हैं, इसलिए मैंने कहा कि उन क्रॉसेस को जिन बच्चों ने पहले सीख लिया है वही इन लॉज को आसानी से समझ सकते हैं। तो जब हम लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ना है, तो जब हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाया, फॉर एग्जांपल हमने टॉल प्लांट लिया, तो टॉल प्लांट है, एक कैरेक्टर है, इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 जीन्स होंगे, ये लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर है। तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। ये तो लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर है। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब ये पेरेंट गैमीट बनाएगा, जैसे आपने दोनों क्रॉसेस में बनाए हैं, जब ये पेरेंट गैमीट बनाएगा तो गैमीट बनाने के वक्त इस पेरेंट में सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो 2 एलील्स होते हैं, जो 2 जीन्स होते हैं, वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। एक गैमीट में एक कैपिटल टी जाएगा और दूसरे गैमीट में दूसरा कैपिटल टी जाएगा, ताकि एक गैमीट में एक कैरेक्टर का एक ही जीन रहे। पेरेंट में एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन है, दिस इज लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। बट गैमीट जब बनाएगा वो पेरेंट, तो वो जो 2 जीन हैं जो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं वो जुदा हो जाएंगे, ताकि पेरेंट के एक गैमीट में एक कैरेक्टर का एक ही जीन हो। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की क्या स्टेटमेंट होगी? लिखें, दिस लॉ स्टेट्स दैट at the time of gamete formation, this law states that at the time of gamete formation, 2 alleles, या genes भी लिख सकते हैं, 2 alleles या genes भी लिख सकते हैं, controlling same character separate or segregate so that one gamete contains only one gene of a character, ताकि एक गैमीट में हर कैरेक्टर का एक ही जीन रहे। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों क्रॉसेस में अप्लाई किए जा चुके हैं। तीसरा लॉ जो मेंडल का हम लोगों ने समझना है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये भी हम क्रॉसेस में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस बच्चे को मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से बनाना आ गया है, समझ आ गया है, उसके लिए तो ये आसानी से समझ आने वाली चीजें हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपको याद है कि जब हम लोगों ने एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल क्रिएट होते हुए देखा था, जैसे आपसे कहा था कि कैपिटल टी तो टॉल होगा, बिकॉज ये टॉलनेस का जीन है, ये टॉलनेस का जीन है, तो एक्सपेक्टेड है कि प्लांट तो टॉल ही होगा। आपसे ये भी कहा था कि स्मॉल टी जीनोटाइप वाला जो प्लांट होगा वो डॉर्फ होगा, बिकॉज ये भी डॉर्फनेस का जीन है, ये भी डॉर्फनेस का जीन है, तो एक्सपेक्टेड है कि प्लांट तो क्लियर है कि वो तो डॉर्फ ही होगा।
बट प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती थी, डाउट तब खड़ा हो जाता था जब एक ऐसा इंडिविजुअल क्रिएट होता था जिसमें एक जीन टॉलनेस का और एक जीन ड्वार्फनेस का था। आप जानते हैं इस कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं, ये आपको समझाया जा चुका है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो एलील्स हों और वो नॉन आइडेंटिकल एलील्स हों, एक हाइट को टॉल रखना चाहता हो, दूसरा हाइट को ड्वार्फ रखना चाहता हो, तब क्या होगा? इस सिचुएशन के लिए, जिसे हेटेरोजाइगस सिचुएशन कहते हैं, इस हेटेरोजाइगस सिचुएशन के लिए मेंडल ने जो लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। यही लॉ कहता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो नॉन आइडेंटिकल एलील्स होते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों में से एक ही जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और वो वाला जीन जो हेटेरोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसी को डोमिनेंट जीन कहते हैं। जैसे इस केस में टॉलनेस वाले जीन को डोमिनेंट माना गया है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? इसकी क्या स्टेटमेंट होगी? दिस लॉ स्टेट्स दैट in heterozygous condition, only one gene out of two controlling same character expresses itself ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस की स्टेटमेंट। क्या? कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों में से एक ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा उसे डोमिनेंट जीन, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसे रिसेसिव जीन कहा जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो फर्स्ट वाज कि एक कैरेक्टर को एक इंडिविजुअल में दो जीन कंट्रोल करेंगे, दिस इज लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। सेकंड, गैमीट बनाने के वक्त सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दो जीन्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ताकि एक गैमीट में एक कैरेक्टर का एक ही जीन रहे। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो जीन्स में से एक ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जिसे डोमिनेंट जीन कहा जाएगा, दूसरा चुपचाप बैठा रहेगा। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड द लास्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फोर्थ एंड लास्ट, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ समझने के लिए हमें पहले डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो समझना है, और आप ऑलरेडी उसको समझ चुके हैं। तो ये जो लॉ है ये डायहाइब्रिड क्रॉस में ही अप्लाई होता है, मोनोहाइब्रिड में अप्लाई नहीं होता। और डायहाइब्रिड में भी ये F2 जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आप अपने क्रॉस को जो आपने बनाया हुआ है डायहाइब्रिड क्रॉस, उसे सामने रख के इस लॉ को समझेंगे कि डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन को तैयार करने के लिए जब गैमीट बनवाए जाते हैं, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे उस दिन जो पेरेंट जो है ऑब्टेन किया था F1 जनरेशन में, याद है आपको? F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल ऑब्टेन हुआ था दैट वाज कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R और स्मॉल r। कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r। F1 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस जब हमने बनाया था तो उसमें जो F1 जनरेशन में इंडिविजुअल पैदा हुआ था वो ये था।
और आपको याद होगा कि हमने इसकी सेल्फिंग की थी। और सेल्फिंग का क्या मतलब होता है कि इस इंडिविजुअल को इसी जैसे दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्रॉस किया था और इसने फिर F2 जनरेशन जो है आगे पैदा की थी। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस जगह पर अप्लाई होता है डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन बनवाने के लिए, जब गैमीट तैयार किए जाते हैं उस वक्त। अब यहां क्या होता है, यहां हमने देखा है कि जब गैमीट बनाने की बारी आती है तो एक गैमीट में कैपिटल टी जाता है, दूसरे में स्मॉल टी, और फिर एक गैमीट में कैपिटल आर जाता है और इसमें स्मॉल आर। लेकिन यहां पर आपको समझाया गया था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस गैमीट में कैपिटल टी गया है कैपिटल आर भी उसी में जाए। मुमकिन ये भी है कि जिस गैमीट में कैपिटल टी गया था उसमें स्मॉल आर चला जाए और जिस गैमीट में स्मॉल टी गया था उसमें कैपिटल आर चला जाए। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो कहां अप्लाई हुआ? डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन को तैयार करने के लिए जब गैमीट बनाए जाते हैं वहां ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला रूल जो है अप्लाई होता है। यहां ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रूल है ये क्या कहता है? इट स्टेट्स ड्यूरिंग the gamete formation for F2 generation in a dihybrid cross, during the gamete formation for F2 generation in a dihybrid cross, a gene controlling one character is independent to get a sort. A gene controlling one character is independent to get a sort with any one gene controlling another character। मतलब यहां ये कैपिटल आर जो है ये इंडिपेंडेंट है कि ये कैपिटल टी के साथ असॉर्ट होकर गैमीट में जाना चाहे या स्मॉल टी के साथ असॉर्ट होकर गैमीट में जाना चाहे। तो कैपिटल टी कैपिटल आर गैमीट में रह सकता है, बट कैपिटल टी स्मॉल आर भी रह सकता है, स्मॉल टी स्मॉल आर भी रह सकता है, लेकिन स्मॉल टी कैपिटल आर भी रह सकता है। तो यहां दो नहीं बल्कि 4 तरह के गैमेट्स बनने के चांसेस है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, ये 4 ऐसे लॉज हैं जिनके ऊपर जेनेटिक्स जो है वो बेस्ड है। ये फंडामेंटल्स हैं जेनेटिक्स के जिनके ऊपर सारा जेनेटिक्स बेस्ड है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस वगैरह जितने भी क्रॉसेस ये बनाते हैं हम लोग जेनेटिक्स में, ये इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है, इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करके इन क्रॉसेस को जो है वो बनाया जाता है। और इन्हीं 4 लॉज की वजह से हम लोग मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। अब यहां याद रखने वाली बात यह है कि जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे और क्लासेस में आएंगे, फर्दर जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे, तो आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि मेंडल के बाद ऐसी भी कुछ रिसर्चेस सामने आई, ऐसे भी कुछ केसेस सामने आए जहां मेंडल के इन लॉज में थोड़ी बहुत एक्सेप्शन देखने को मिली। मतलब कुछ ऐसे केसेस मिले जहां मेंडल के ये लॉ पूरी तरह से अप्लाई नहीं होते।
वो भी हैं, बट बायोलॉजी है, एक्सेप्शंस तो यहाँ एक कॉमन सी चीज़ है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, जो हमने पढ़ा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, इनमें कहीं कुछ ऐसे केसेस भी आपको आगे देखने को मिलेंगे, पढ़ेंगे वो भी हम, कि जिनमें मेंडल के लॉज जो हैं वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं होते हैं। मोस्टली इन लॉज को हम अप्लाई होते हुए मेंडल जेनेटिक्स में देखते हैं। अब क्लास 10th के जो बच्चे हैं, आप लोगों को पहले भी समझाया है कि जेनेटिक्स वाला पोर्शन जो है ये तो आपका साथ साथ में चल रहा है और 2-3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाने वाला है, और मोस्टली आपका सारा सिलेबस जो है इसके साथ जो है वो फिनिश हो जाएगा। बट जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स वाला जो हमारा चैप्टर है, उसे हम लोग क्लासेस में तो एक बैच ने पढ़ लिया है, एक का पेंडिंग था, उनका शुरू हो रहा था, तो वो 11th के जो लेक्चर आ रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी आपको ये समझाया था, जो 11th का लेक्चर आ रहा है इन दिनों एंडोक्राइन सिस्टम वाला, वो उसी लेक्चर को देख के उसमें से ही अपना जो टॉपिक है वो तैयार कर सकते हैं। वो सेम ही है, क्योंकि ग्लैंड्स 10th में भी हैं और 11th में भी हैं। तो आप दो चीज़ें साथ साथ में चलाएंगे कि जेनेटिक्स का पोर्शन चल रहा है और साथ में अपना 11th के जो लेक्चर आ रहे हैं उनमें अपना एंडोक्राइन सिस्टम वाला टॉपिक जो है वो भी साथ साथ में चलाएं।